तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे से दिल्ली लौट आए हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला लेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी किसके हाथ में दिल्ली की कमान सौंपने वाली है। मुख्यमंत्री की रेस में कई चेहरे हैं, जिसमें परवेश वर्मा है जो जाट चेहरा है। इसके अलावा सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा है और संगठन से लंबे समय से जुड़े हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक आशीष सूद, रेखा गुप्ता का नाम भी है जो महिला हैं और बनिया समाज से आती हैं। जितेंद्र महाजन, राम कुमार भाटिया पुराने पंजाबी चेहरे हैं। इनके अलावा पवन शर्मा का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में जुड़ गया है ब्राह्मण चेहरे के तौर पर। सूत्रों के मुताबिक विजेंद्र गुप्ता और मोहन सिंह बिष्ट का नाम स्पीकर के लिए रखा जा सकता है। दिल्ली का सिंहासन इस बार डबल इंजन। 27 साल बाद बीजेपी को बहुमत। सीएम की रेस, दौड़ में कई फेस। नाम हुआ तय, किसकी होगी जय। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी क्या 27 साल से चली आ रही उस रवायत को भी बरकरार रखेगी जो देश की राजधानी में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करती है। उस रवायत और रवायती फॉर्मूले में फिट चेहरे के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले एक नजर उन नामों पर डाल लेते हैं जिनके नाम सियासी पंडित मुख्यमंत्री के दावेदारों में मानकर चल रहे हैं। नई दिल्ली से केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा, शालीमार बाग से विधायक बनी रेखा गुप्ता, मालवीय नगर से जीते पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, जनकपुरी से चुने गए आशीष सूद, उत्तम नगर से जीते पवन शर्मा, आदर्श नगर से विधायक बने राजकुमार भाटिया, तीसरी बार के विधायक जितेंद्र महाजन। परवेश वर्मा का नाम सीएम रेस में पहले दिन से सबसे आगे चल रहा है। हालांकि परवेश वर्मा का नाम सबसे आगे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है और वो पार्टी का चर्चित चेहरा है। परवेश जी को ओवर पूर्व सीएम थे अरविंद केजरीवाल, सामने संदीप दीक्षित भी थे जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। उनको आपको क्यों लगता है कि क्यों ज़्यादा पसंद किया गया? आई थिंक जो चेंज दिल्ली की जनता देखना चाहती थी वो पापा उन्हें देने का दिलासा अभी तो दे रहे हैं और उनको कंप्लीट भी करेंगे। एंड जो चेंज दिल्ली की जनता चाहती थी और जो एक रिजिड पर्सन सीट पे बैठा हुआ था उसे निकालने की ज़रूरत थी, वो सब जानते थे पापा ही कर सकते हैं और पापा ने कर दिखाया। आप दोनों अभी कॉलेज में ही हैं, क्या आप लोगों ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इस बार की जो कैंपेनिंग थी? हमें जहाँ जहाँ बुला जाता था हम वहाँ वहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जाते थे। लेकिन मम्मा और पापा ने जो कैंपेनिंग करी है, पापा एक तरफ कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल रहे होते थे तो मम्मा दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल रही होती थी। जब आप ऐसे परिवार में बड़े हुए होते हो तब जो काम दिया जाता है आप करते हो और अच्छी तरीके से करते हो। उनकी सोशल मीडिया में भी हमने मदद करी है और नई दिल्ली के लोगों की जितनी भी शिकायतें हैं उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। आज अगले 5 साल उस पर भी हम सबको काम करना है। रेखा गुप्ता शालीमार से पहली बार विधायक बनी हैं, लेकिन पार्टी का पुराना चेहरा और मेयर भी रह चुकी हैं, इसलिए उनका पलड़ा भी भारी माना जा रहा है। लेकिन न्यूज़ 18 से बातचीत में रेखा ने स्त्री पुरुष से ज्यादा काबिलियत की बात कही। महिला के तौर पे आपको लगता है कि आपका नाम भी इस रेस में हो सकता है, आप भी सीएम उम्मीदवार चेहरा बन सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें महिला और पुरुष वाला विषय बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और सक्षम कंधों पे दिल्ली की राजधानी का वजन आए और वो कंधे उसको संभाल लें। हमारी पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस भी है और जो आगे बढ़ कर के दिल्ली को संभालें। मेरी ये इच्छा है। परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और मोदी जी का नेतृत्व होगा और विधायकों की परफॉर्मेंस होगी। दिल्ली जीती है और दिल भी जीतेंगे। इस बार परवेश वर्मा ने जिस तरह का कमाल किया, किस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, जाट समाज से अगर आप मुख्यमंत्री लेकर आते हैं तो दिल्ली के साथ साथ या दिल्ली से ज्यादा मैं कहूं कि राजस्थान के कई जिले हैं, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आप एक तरह से मैसेज दे सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे महिला, अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री बीजेपी के किसी भी राज्य में नहीं है, तो अगर आप महिला को किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो इसका भी मैसेज दूर दूर तक जाएगा।
सतीश उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और मालवीय नगर से चुनाव जीते हैं। सीएम फेस पर सतीश कहते हैं इस विषय पर चर्चा के लिए वो उपयुक्त नहीं है। मुख्यमंत्री को लेकर मंथन भी हो रहा है, तो ये कब तक साफ हो जाएगा? मुझे ये सवाल ही आपका गलत है मुझसे, ये सवाल मुझसे पूछना ही गलत है। मेरा इसमें ना मेरी कोई भूमिका है और ना ही मेरा कोई इसमें कुछ कहना है। मैं तो एक विधायक के रूप में हूँ, वो काम मैं कर रहा हूँ। ये सवाल जिनको करना है उनसे आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो वो नाम है जो सुर्खियों में है, लेकिन शुरुआत में एक पुरानी रवायत का भी जिक्र किया था जिसका सीधा कनेक्शन सीएम की कुर्सी से है। उस दिलचस्प कनेक्शन से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले उन अहम तारीखों को जान लेते हैं जो सियासी गलियारों में सुर्खियां बनकर तैर रही हैं। सूत्र बताते हैं कि पीएम के फ्रांस और अमेरिका के दौरे से लौटते ही नई सरकार के गठन की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। अब जल्द ऑब्जर्वर तैनात होंगे और 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री तय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण 19 फरवरी को हो सकता है। अब वक्त उस रवायती कनेक्शन को समझाने का जो सीधा सीएम की कुर्सी से जुड़ता है। ये कनेक्शन है नई दिल्ली विधानसभा सीट का। 1998 के जिस दौर में ये सीट गोल मार्केट कहलाती थी, तब से ही ये सीएम की सीट बनकर रह गई है। 1998 में शीला दीक्षित जीती और पहली बार मुख्यमंत्री बनी। 2003 में भी यही कनेक्शन कायम रहा है। फिर जब यही सीट नई दिल्ली में तब्दील हुई, तब भी 2008 में शीला दीक्षित ही सीएम की कुर्सी पर बैठी। 2013 में शीला दीक्षित का दौर गया, लेकिन रवायत कायम रही। नई दिल्ली सीट से ही उन्हें हराने वाले अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। फिर 2015 और 2020 में भी इसी कनेक्शन ने खुद को दोहराया। अब इस बार नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा ने जीत हासिल की है। यानी दिल्ली की रवायत के मुताबिक चलें तो परवेश वर्मा रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन बीजेपी की अपनी रवायत चली तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा हमारे सामने हैं ही। जब 27 सालों का वनवास आपका खत्म हो रहा है, 27 सालों बाद आप चुनाव जीत कर आए हैं, किसी चेहरे के बिना आप चुनावी मैदान में उतरे थे, तो फिर चेहरा तय कर पाना, चेहरा ढूंढ पाना इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो निश्चित तौर पर चेहरा जो होगा वो चौंकाने वाला ही होगा। नामों पर कयासों की बात करना ये अपने आप में निश्चित तौर पर हमें करना चाहिए। कई सारे नाम इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन यह बात भी तय है कि अब तक जितने प्रदेशों में भी इन दोनों ने यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मुख्यमंत्री का चयन किया है, वो चौंकाने वाला नाम ही रहा है। चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में 2017 की बात कर लीजिए। उस समय योगी आदित्यनाथ किसी रेस में नहीं थे, अचानक वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो ये जो है तमाम दावेदारों के बीच इस बात की भी संभावना है कि कोई नया नाम या कोई चौंकाने वाला नाम इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे सामने आ सकता है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि यादवों का वर्चस्व उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा जाता है। कहा जाता है कि हिंदी बेल्ट में ओबीसी की सबसे बड़ी जातियों में से एक यादवों को अपनी तरफ करने के लिए मध्य प्रदेश में बड़े चेहरों को दरकिनार कर मोहन यादव को चुना गया। राजस्थान में ठाकुर गुर्जर की राजनीति के बीच ब्राह्मण को लाया गया। इस रेस में जो सबसे टॉप रनर अगर मैं कहूं 1, 2, 3, तो टॉप 3 रनर में आपके विजेंद्र गुप्ता भी टॉप 3 में है। क्यों है? क्योंकि लगातार दिल्ली में ये संघर्ष करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उत्कर्ष के काल में, जब आम आदमी पार्टी बिल्कुल अपनी सफलता के पीक पर थी, उस काल में भी लगातार ये 2015, 2020 और इस बार 2025 में भी ये विधानसभा का चुनाव जीते हैं। 2015 जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 3 विधायक जीत कर आए थे, तब ये चुनाव जीते थे। 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 8 विधायक चुनाव जीत कर आए थे,
तब विजेंद्र गुप्ता चुनाव जीत कर आए थे, 2025 में भी चुनाव जीत कर आए हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर इन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया है आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ, विधानसभा से लेकर सड़क तक संघर्ष किया है। और आज जिन कई मामलों में अरविंद केजरीवाल की गर्दन फंसी हुई नजर आ रही है, जांच एजेंसी में और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उनमें से कई अभियानों की जो शुरुआत थी वो विजेंद्र गुप्ता ने की थी। तो अगर सीएम पद की रेस में सबसे आगे टॉप 3 नामों में देखा जाए तो उसमें आप विजेंद्र गुप्ता का नाम भी शामिल कर सकते हैं। संगठन के चेहरे रहे हैं, विधायिका का अनुभव रहा है, प्रदेश संगठन को चलाने का अनुभव रहा है, एक टीम के साथ सामंजस्य के साथ काम करने का अनुभव रहा है, विवादों में कभी नहीं फंसे हैं, पार्टी संगठन में कभी इन पर कोई आरोप किसी तरह के नहीं लगे हैं। तो ये भी मुख्यमंत्री पद की रेस में एक तरह से बने हुए हैं। अन्य नामों का जिक्र करें तो सतीश उपाध्याय ब्राह्मण चेहरा है, सौम्य चेहरा है, एनडीएमसी के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए, एक टीम को चलाने का अनुभव है। सियासी हलकों में कहा जाता है कि जो नरेंद्र मोदी की राजनीति को नहीं समझते हैं वो ही कयासबाजी करते हैं। वे किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे इसका फैसला वो चुनाव से पहले ही कर लेते हैं। इस बार भी नया नाम सामने आ सकता है। कहा यह भी जाता है कि राहुल बार बार दलितों, पिछड़ों और संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। दिल्ली भले ही छोटी है लेकिन यहाँ से निकली बात पूरे देश में गूंजती है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के नैरेटिव को कमजोर करने के लिए किसी दलित चेहरे को भी आगे कर सकती है। कुल मिलाकर कोई भी फैसला लेने से पहले बीजेपी जातीय गणित से लेकर आसपास के राज्यों तक का ध्यान रखती है। इसलिए इस बार भी बीजेपी के फैसले के पीछे एक बड़ा संदेश छिपा होगा। मैसेजिंग उसके लिए बहुत मायने रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नए मुख्यमंत्री को लेकर अब सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं और खबर यह है कि 19 या 20 फरवरी को दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है और इसी बीच दिल्ली में नामकरण की सियासत का आगाज हो गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी पर सीएमओ दिल्ली का एक्स अकाउंट चोरी करने के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का होमवर्क पूरा है। चुनाव जीतने वाले 48 विधायकों में से 15 विधायकों की एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है और इसी लिस्ट से 9 विधायकों का चुनाव किया जाएगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाएंगे। लेकिन वो नाम कौन से हैं, इसके पत्ते बीजेपी ने नहीं खोले हैं। कल परसों में हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, आपके सामने दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। कल परसों में हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, आपके सामने दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। सरकार बनाने की कवायद के बीच अरविंद केजरीवाल पर एक और बड़ा आरोप लगा है जिसे बीजेपी ने डिजिटल लूट का नाम दिया। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट को अपने नाम पर कर लिया है और उसके पोस्ट को डिलीट कर दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल को एक चिट्ठी भी लिखी और मामले की जांच के साथ ही पोस्ट को वापस करने की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि करीब 1 दशक पहले सरकारी पैसों और संसाधनों से इस अकाउंट को बनाया गया था जिसका नाम CMO.Delhi था। लेकिन अरविंद केजरीवाल और सुश्री आतिशी की सरकार के हारते ही आज वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री के आदेश पर CMO.Delhi के एक्स पोस्ट का नाम केजरीवाल एट वर्क करके केजरीवाल का निजी पोस्ट बना दिया गया है। ये सरकार के डिजिटल लूट का मामला है, इसकी जांच कराई जाए और इसे रोका जाए। चोरी और सीना चोरी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के CMO का ऑफिशियल अकाउंट, जो कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो CMO अकाउंट काम करता है, उस अकाउंट को बदलकर आज अपना अकाउंट बना लेते हैं। उसको टेक ओवर करना ये सीधी सीधी चोरी है, लुटेर, मतलब एक तरह से ये डिजिटल लूट है। बहुत क्लियर कट लीगल गाइडलाइंस हैं, तो जो लीगल गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ट्विटर के हैंडल को जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाए। दिल्ली में अभी नई सरकार के गठन में कुछ दिन का वक्त जरूर है, लेकिन शपथ लेते ही सरकार का एक्शन में आने का पूरा प्लान तैयार है। पहली कैबिनेट बैठक के एजेंडे से लेकर आगे के सभी कामों का ब्लूप्रिंट तैयार है। यमुना की सफाई के अलावा नई सरकार की कई प्राथमिकताएं हैं जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। खबर है कि दिल्ली में नई सरकार के बनने के बाद सभी मोहल्ला क्लिनिक को रीब्रांड करने की तैयारी है। दिल्ली की जनता त्रस्त थी इनके झूठे वादों से। ये कहते थे कि हम इलाज फ्री करते हैं, किसी का इलाज फ्री होता नहीं।
हम लोग रोज स्ट्रगल करते हैं हॉस्पिटल्स के साथ कि उनका इलाज फ्री हो। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में लोगों के लिए स्ट्रगल करता हूँ। गंगाराम में आयुष्मान भारत लागू है, परंतु दिल्ली की जनता के लिए वह सुविधा नहीं है। हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे, नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है। खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है। नाम सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक का ही नहीं बदल सकता, बल्कि कई इलाकों के नाम बदलने की भी कवायद अब शुरू हो चुकी है। इसको लेकर सियासी घमासान भी तेज है। मुस्तफाबाद के बाद अब दिल्ली के बाबरपुर का भी नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। जिस दिन मैं चुनाव लड़ रहा था, मैंने उस दिन भी कहा कि इस बार मुस्तफाबाद का जो एम फैक्टर वाला नाम है उस नाम को हटाएंगे, शिव बिहार का या शिवपुरी का नाम हम रखेंगे। मैं मुस्तफाबाद की आवाम से और आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मुस्तफाबाद का नाम नहीं बदला जाएगा। डिजिटल लूट के आरोपों और नाम की सियासत के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई के लिए अब गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से अनुमति मांगी है। गृह मंत्रालय ने मांग की है कि बीएनएस की धारा 218 के तहत सत्येंद्र जैन पर केस चलाने की अनुमति मिले। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार भी किया था। फिलहाल वो जमानत पर हैं। इस केस में ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रिनोवेशन की जांच होगी और सीवीसी ने 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। दिल्ली को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। इस बीच पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर सूबे की सियासत गरमाई हुई है, या यूं कहें कि शीश महल पर सियासत कभी खत्म हुई ही नहीं। इसके बहाने केजरीवाल पर खूब निशाना साधा गया। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगला सीएम शीश महल में नहीं रहेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री उस भ्रष्टाचार के म्यूजियम में नहीं रहेगा, ये तय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने सरकारी आवास में कथित अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दिया है। ये जांच केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से की जाएगी, जिसमें भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की समीक्षा होगी। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता कह चुके हैं कि आप और अरविंद केजरीवाल की शीश महल से जुड़ी भ्रष्टाचार की कहानी अब सबके सामने आ चुकी है, इसलिए सीवीसी ने तथ्यों के आधार पर इस मामले का संज्ञान लिया है। आप एक बात को समझ के चलिए कि दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं, उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। जाहिर है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी दौर था जब दिल्ली में न मुख्यमंत्री था न विधानसभा। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? उस दौरान शासन प्रशासन कैसे चलता था, लोगों के काम आखिर कैसे होते थे, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली की पहली विधानसभा का चुनाव 27 मार्च 1952 को हुआ। तब 48 सीटों पर चुनाव हुए थे।
कांग्रेस ने 39 सीटों पर जीत पाई। चौधरी ब्रह्म प्रकाश को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली में आम नागरिकों की तरह घूमते थे। बताया जाता है कि वो किसी विशेष वाहन से चलने के बजाय सरकारी बसों में सामान्य आदमी की तरह सफर करते थे। चलते फिरते कहीं भी लोगों की समस्याएं सुनते, समाधान का प्रयास करते। उनकी इस सादगी की वजह से उन्हें लोग शेरे दिल्ली और मुगल आजम के नाम से पुकारते थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश का कार्यकाल विवादों में घिर गया और फिर सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद दिल्ली की विधानसभा और मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली पर केंद्र का सीधा शासन लागू कर दिया गया। इस समय को दिल्ली की राजनीति के लिए सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है। दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1966 में दिल्ली प्रशासन अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई गई। काउंसिल में 56 सदस्य चुने जाते थे। राष्ट्रपति 5 सदस्य मनोनीत करते थे। वहीं काउंसिलिंग दिल्ली का प्रशासन संभालती थी। 1966 से 1910 तक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली का प्रशासन संभालता रहा, लेकिन काउंसिल के पास विधायी शक्तियां नहीं थी, जिससे यह सिर्फ सलाहकार की भूमिका निभाती थी। साल 1987 में केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रशासन से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए सरकारिया समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह माना कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन आम जनता के मामलों को संभालने के लिए विधानसभा दी जा सकती है। तो वहीं इसके तहत ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया और विधानसभा का गठन हुआ। 37 साल बाद 1993 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत हासिल की। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दिल्ली की राजनीति ने एक नया मोड़ दिया। 1952 से लेकर 2020 तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, उनमें कई पार्टियां और नेताओं ने अपनी छाप छोड़ी। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दौर ने दिल्ली की राजनीति को कई नए आयाम दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए इसी के साथ ही व्यक्ति विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।